सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ है 16। हमारे प्रिय राजेंद्र बाबू। आइए हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। जो राजेंद्र बाबू थे वो गांव के व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे जो साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनके बारे में ये पूरा लेसन बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में क्या है बताया गया है वो देखते हैं। पाठ का विषय डॉक्टर राजेंद्र बाबू स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जो स्वतंत्र भारत जब देश आज़ाद हुआ था उसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उनकी वेशभूषा का अर्थ होता है पहनावा, कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, ढंग होता है, वो वेशभूषा के अंतर्गत आता है। एवं रहन सहन बिल्कुल सामान्य था। और जो गांव के व्यक्ति थे और उनका जो रहन सहन था वो बहुत ही सामान्य था, जो गांव के लोगों का होता है। उन्होंने किसान को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। उन्होंने गांव के जितने भी किसान हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उन कोशिशों को और उन्होंने जो है लोगों को या वहाँ के ग्रामीण जो किसान हैं उनको और ऊपर उठाने के लिए नई नई जो है उनके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधा थी उनके बारे में बताया गया। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उनके जीवन, रहन सहन और स्वभाव पर प्रकाश डाला गया। उनका जो आदत कैसी थी, उनके रहन सहन कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, ग्रामीण जो जीवन होता है वो कैसा था, उनके बारे में बताया गया है। तो राजेंद्र बाबू को पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। गद्य किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत कठिन शब्दों का और जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपन संलाद करके बताया जाता है वो गद्यात्मक होता है। तो गद्यात्मक वातावरण, वहाँ का जो ग्रामीण वातावरण होता है वो एक अलग तरीका का परिवेश होता है, वातावरण होता है। परंतु उस गद्य में कितने ही भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुथी हुई थी। गुथना मतलब एक दूसरे से संजोए रखना, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो भावनाएं होती है, जो भावना के अंदर मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि करुणा, दया, ये जितने भी प्रकार के रस, अलंकार और इसके अंदर जितने भी आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्षण का अर्थ होता है समय। जो भावात्मक क्षण होते हैं, जो उस समय की जो अटूट का मतलब होता है जो लगातार बंधे हुए, जिससे आप टूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। तो एक माला जिस प्रकार गुथी हुई होती है एक दूसरे के बाद, उसी प्रकार जो उनके भावात्मक क्षण थे, उसका समय था, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये बताना कठिन है और ये भी बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं प्रयाग में BA की विद्यार्थी थी। अब जो लेखिका है या उनके द्वारा जो उनको एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की मिलती है उनके बारे में बताया कि मैं प्रयाग में BA की विद्यार्थी हूँ। एक जो है विद्यार्थी है, एक लड़की है, वो वहाँ उनसे मिलती है और शीतकालीन अवकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। शीतकालीन अवकाश यानी सर्दियों की छुट्टियाँ। अब सर्दियों की छुट्टियों में वह अपने घर पे जा रही थी और वहाँ पर भागलपुर स्टेशन पर वो है उनसे मिलती है और पटना में भाई से मिलने की बात की थी। और पटना में उनके भाई ने उनसे मिलने की बात की थी और बताया था उनको। अतः स्टेशन पर प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। तो उन्होंने जब स्टेशन के ऊपर हैं उन्होंने वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया था और इंतज़ार करने के बाद हैं वहाँ बैठे थे, आराम किया था। स्टेशन के एक और 3 पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। विराजमान का मतलब बैठे हुए थे और देहातियों का मतलब होता है गांव का व्यक्ति। गांव का व्यक्ति होता है वो देहाती कहलाता है। तो गांव का व्यक्ति जिनकी रहन सहन, पहनावा ऐसा था। और वहाँ पर 3 पहियों वाली एक बेंच थी, एक जो कुर्सी पड़ी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ उनको घिरे हुए थे। और उनकी और मेरी विहंग दृष्टि जाकर लौट आई। और विहंग दृष्टि का मतलब होता है उनकी और जब देखा कि सब लोग उनको क्यों घिरे हुए, तो मैंने भी उनको देखने की कोशिश की। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है। जब भाई ने बताया, मेरे बड़े भाई ने मेरे को बताया कि ये जो उस बेंच पर बैठे हैं, जो गांव के व्यक्ति जो वेशभूषा में बैठे हैं, वही वास्तविक जो आपके सामने बैठे हैं वही राजेंद्र बाबू है। मुझे अभिवादन का ध्यान आया। अभिवादन का अर्थ होता स्वागत। और उन्होंने लगा कि मेरे को भी उनका जाकर स्वागत करना चाहिए। अब वो जाकर वहाँ स्वागत करने लगे, धन्यवाद करने लगे। पहली दृष्टि में ही उस जो आकृति स्मृति में अंकित होगी। अब आकृति, उनकी जो आकृति का अर्थ था आकार, जो उनके शरीर की बनावट थी जो थी वो स्मृति, याद के रूप में उनकी आंखों में बस गई।
उसमें इतने वर्षों में न कोई नई रेखा जोड़ी है और न ही कोई नया रंग भरा है। और जितने पहले वर्षों में जितने साधारण थे, जितने सरल स्वभाव के थे व्यक्ति, पता नहीं कितना वर्षों बाद भी उनकी जो स्वभाव था वो इतना ही सरल था, इतना ही सहज था। और जितने वर्षों के बाद भी मिले तो भी उनके रंग रूप में कोई है वो कोई फर्क नहीं पड़ा था। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं होता, जिस प्रकार सत्य होता है, सत्य में कुछ भी मिला दो वो सत्य में न तो जुड़ेगा न ही घटाया जा सकता है। उसी प्रकार उनका जो स्वभाव था वो हमेशा ऐसा ही था, जो सत्य की तरह हमेशा समर्पण रहने वाला था, एक जैसा रहने वाला था। वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं होता है। और जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को जोड़ना या घटाना कोई संभव नहीं होता है। नहीं तो उसके अंदर कुछ जोड़ा जा सकता है, नहीं उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल। अब उनकी जो है वेशभूषा, उनके जो बनावट है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके काले घने बाल थे, छोटे छोटे, और वो भी कटिंग किए हुए थे। उनके बालों की कटिंग की हुई थी, छोटे छोटे बाल रखे हुए थे। चौड़ा मुख था, मुंह वो चौड़ा था, माथा चौड़ा माथा और माथा था वो भी चौड़ा था। और घनी भरकुटियों के नीचे बड़ी बड़ी आंखें। भरकुटिया का मतलब होता है ये, भरकुटिया का अर्थ होता है जिसको अपन ये क्या कहते हैं, भौए। जो भौए हैं, भौए के नीचे उनकी आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, और अनुपात का मतलब जो है उनके समान। मुख के अनुपात में उनके मुख के बराबर ही भारी जो थी नाक लग रही थी। कुछ गोलाई लिए हुए, चौड़ी ठुड्डी। अब ठुड्डी किसे कहते हैं, ये जो मुंह के आगे वाला भाग होता है इसको ठुड्डी कहते हैं। तो उनकी जो कुछ ठुड्डी थी वो गोलाई लिए हुई थी, गोल आकृति ली हुई थी। कुछ मोटे पर सुडोल होठ, और सुडोल का मतलब होता है गोल, और बहुत ही गोलाकार आकृति वाले होठ थे उनके। श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछे, और गेहुआ रंग होता है न काला न गोरा। जो है गेहुआ रंग वो उसके अंतर्गत आता है। तो ग्रामीणों जैसी, जो गांव के लोग बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, उनकी ऐसे बड़ी बड़ी मूछें थी, जो ऊपर के होठ पर नहीं नीचे के होठ पे भी रोमिल आवरण डाले हुए थे। अब ऊपर के होठ गोलाई आकृति लिए हुए थे, गोला आकार के थे, वैसे ही नीचे के होठ भी उनके गोलाई आकार वाले थे, थोड़े मोटे थे। हाथ पैर शरीर सब में गोलाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अन्यास आकर्षित कर लेती। हाथ पैर शरीर सब कुछ उनके इस प्रकार से गोलाई लिए हुआ था कि जो व्यक्ति एक बार उनको देख लेता था उनकी तरफ खींचा चला जाता था, आकर्षित हो जाता था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि और भी उलझा देती थी। और उनकी वेशभूषा थी जो गांव के लोग पहनते कपड़े, उनके जो धोती कुर्ता और टोपी और जो थी, तो उनके अनुसार उनकी जो ग्रामीण जो वेशभूषा थी वो एक बार जो व्यक्ति देख लेता था वो उलझ जाता था, उनको देखने के लिए तत्पर रहता था कि उनकी जो थी, उनका जो बनावट और उनका जो स्वभाव था इतना अच्छा था कि लोग उनको बार बार देखने को तैयार रहते थे या तरसते थे। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई। अब उस समय जो है स्वतंत्रता के समय की बात बताई गई है, तो खादी की धोती पहने हुए और फेटा, जब धोती पहनते हैं तो उसका एक जो पल्लू होता है वो नीचे से डालकर जो है दूसरी तरफ बांधा जाता है। एक और दाहिने पैर के घुटने को छूती थी, और जब ये धोती पहनते थे तो एक और दाहिने पैर को है वो घुटने तक छूती थी। घुटना आपको पता ही है, जो जांघ से नीचे जो होता है घुटना, वहाँ तक उनको छूती थी। और दूसरी तरफ बाएं पैर की पिंडली तक, और दूसरे पैर जो बाएं पैर है वो घुटने के नीचे जो पिंडली होती है जो वहाँ तक छूती थी। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। अब मोटे थे, खुरदरे और काले और बंद गले के कोट। अब आपने देखा होगा जो जोधपुरी कोट होते हैं, जोधपुर के कोट वो भी बंद गले वाले गोलाई वाले होते हैं, तो उस समय को वो इस प्रकार के पहने हुए थे, लेकिन उनके ऊपर का जो बटन था वो टूटा हुआ था, जिसके कारण ऊपर का गला खुला हुआ था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और घुटनों से नीचे तक जो कुर्ता था वो बंद था, घुटनों तक जो है बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में जूते व मोजे थे। अब सर्दी थी और सर्दी होने के कारण वहाँ पर क्या था, उनके जो पैरों के अंदर मोजे और जूते पहने हुए थे, परंतु कोट और धोती के समान उसमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है साफ सुथरा वातावरण।
तो उनके कोट और धोती के समान ही उनके विचित्र जो स्वतंत्रतावाद था, उनकी जो वेशभूषा थी, उनका रहन सहन था, वो एक अलग ही प्रकार का था जो साफ सुथरा था। एक मोजा जूते पर उतर आया, एक मोजा था वो नीचे है। जिस प्रकार गांव के लोग साधारण व्यक्ति होते हैं, वो कितने जो है साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार उनका जो एक मोजा है वो नीचे उतरकर जो है जूते के ऊपर उतर आया था। और दूसरा है वो खटने पर घेरा बना रहा था, और खटने पर जो पैर के ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर पूरा गोल घेरा बनाए हुए था। मिट्टी की परत से जूतों के रंग का पता नहीं चलता था। और जो गांव के लोग होते हैं, वो जो किसान होते हैं, वो मिट्टी में ही काम करते हैं, तो उसी प्रकार वो भी मिट्टी से उनको ज़्यादा प्रेम था, अपने देश से प्रेम था। और गांव के जो लोग होते हैं वो अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करते हैं। तो वो जहाँ से भी आए थे, उनके जो जूते पहने हुए थे उनसे पता ही नहीं चल रहा था मिट्टी के कारण कि उनके किस कलर का जूता पहना हुआ, किस रंग का जूता पहना हुआ है। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। और जो गांधी जी जिस प्रकार की टोपी पहनते थे उसी प्रकार की वो भी टोपी पहनते थे, लेकिन वो भी अलग थी, वो भी उससे भी अलग थी। उसके आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी, और जो आगे की जो पहनने की जो होती है उसकी जो नोक होती है वो बाई आँख जो है, बाई आँख के ऊपर उसकी जो खिसक कर आ गई थी, आगे आ गई थी। और टोपी की कोर माथे की पट्टी से लिपटी हुई थी। कोर का मतलब होता है किनारा, जो पीछे की जो टोपी का किनारा होता है वो खिसक कर कहाँ पर आया था, माथे की पट्टी से लिपट गई थी। माथे की जो अंतिम सीमा होती है वहाँ पर लिपट गई थी। देखकर लगता था मानो वो किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन कर आए, और वो इतने जैसे लग रहे हो जितने किसी कारण से वो जल्दी जल्दी में आए, जल्दबाजी में आए। कोई इनको अचानक काम आ गया हो तो उन्होंने जो अचानक आने के कारण जल्दी जल्दी में वो कपड़े पहन के आ गए, इसलिए उनकी जो पहने हुए कपड़े थे वो विचित्र लग रहे थे, अलग लग रहे थे। अतः जो जहाँ स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में अटका रह गया, और जहाँ जिस जगह पहना था, जो जिस प्रकार से पहना था, जिस स्थिति में थे, जिस हालत में था, वो वहाँ का वहाँ रह गया। और उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा हो। मुखाकृति यानी मुख की आकृति, मुख के आकार देखकर उनको लगता था जैसे उन व्यक्तित्व, इस धनी व्यक्तित्व वाले, इस साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को मैंने कहीं देखा हो, ऐसा लगता था। मान लो अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव हुआ। अनेक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। तो अनेक व्यक्तियों ने भी देखा वहाँ रेलवे स्टेशन पर, तो उनको भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कई बार देख लिया हो, यानी आगे भी देख लिया हुआ हो। बहुत सोचने के उपरांत इस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। अब अनुभूति का मतलब होता है एहसास। जब बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचा तो उसके बाद पता चला कि ऐसी जो है अनुभूति का है कारण समझ में आया कि क्या कारण था कि वो ऐसे इस प्रकार रहे थे। राजेंद्र बाबू की मुखा आकृति ही नहीं, उनके शरीर के पूरे गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अब जो राजेंद्र बाबू की जो मुंह की आकृति नहीं, पूरे शरीर की जो बनावट थी, वो एक भारतीय, जो भारत के लोग होते हैं, जन का मतलब लोग, उनके जो ग्रामीण परिवेश होता है उनके जो है उनकी आकृति थी, उनके आकार वाली थी, और गठन उनकी जो बनावट थी, वो बनाई गई जो बनावट है वो भी उसी के अनुसार थी। वो बनावट पूरे शरीर की बनावट थी, वो गांव के लोगों के अनुसार ही बनी हुई थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो जाता था। अब जब कोई भी व्यक्ति उनको देखता था तो उनके आकार जो था वो उनको जो है स्मरण याद आ जाता था। ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे साधारण व्यक्ति, जो इतना धनी व्यक्ति है, जो गांव के किसानों से और जो आम जन से इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति है, तो जो भी एक व्यक्ति दिखता था वो उनको लगता था कि मैंने इनको कई बार देखा हुआ है। आकृति और वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में भारतीय तथा भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करती थी। जिस प्रकार की उनके शरीर की बनावट थी, आकृति थी, आकार था, और उनकी जो वेशभूषा थी, पहनावा था, वो भारत के लोगों के समान ही था। और जिस प्रकार वो पहनते थे, जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार रहते थे, वो उसी के अनुसार वो कृषक किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो है वो उसी वेशभूषा में और उसी जो सामान्य जो है अपने स्वभाव में उन लोगों को आगे लेकर चलते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशेषता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई वह उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। अब प्रतिभा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति जो है
और उनके पास इतनी कुशल बुद्धि थी, इतना जो काम करने का तरीका था वो इतना विशिष्ट था, इतना अलग था और इतना अच्छा था कि उनके साथ जो भी गंभीर संवेदना थी, जो भी गंभीर का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, संवेदना मतलब जो होते हैं, मैंने बताया था कि करुणा दुख वाली स्थिति को भी इस प्रकार से वो करते थे, उसको जो है हैंडल क्या कहते हैं, सामान्य तरीके से उसको इस प्रकार से आगे वाले को दर्शाते या प्रतीत करते थे कि सामान्यता को भी गरिमा प्रदान हो और आगे वाले को भी है उसको गरिमा लगे, उसको अच्छा लगे। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी निर्मित होती थी और भाई जवाहरलाल जी नेहरू उनकी जो है अस्त व्यस्तता, वो भी कामकाज में अस्त व्यस्त बहुत ही जो है बिजी रहते थे, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्तता का पर्याय थी। अब राजेंद्र बाबू भी थी, वो सारी व्यवस्था थी, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो भी अस्त व्यस्त ही थे। यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता देख ले तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। यदि जवाहरलाल नेहरू जी की अर्थव्यवस्था देख लेते थे तो उनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन खुद के अगर अर्थव्यवस्था देख लेते थे तो उनको एक छोटे बच्चे की तरह, संकुचित का मतलब सिमट जाना, उनको बहुत बुरा लगता था कि मैं किस प्रकार की भूल कर रहा हूँ, किस प्रकार की गलती कर रहा हूँ। एक दिन दोनों पैरों में भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। इसके आगे की कक्षा में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो भी आपको कोई मुश्किल हो या कठिन शब्द ऐसा लगे प्रतीत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। और एक बार आप है इस जो है पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ मेरे से पूछ लें।